हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ आकाश भट्टी एंड यू आर वाचिंग बेसिक मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम ही से जाहिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे तो बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है अलजेब्रिक जिसके अंदर इक्वालिटी के साइन है। जैसा कि मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है -6, तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। जब इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं इक्वालिटी का साइन लगा दूंगा और कह दूंगा ये किसी नंबर के इक्वल है या ज़ीरो के इक्वल है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो ये एक एक्सप्रेशन था, जब मैंने इसके अंदर इक्वालिटी का साइन लगा दिया तो ये इक्वेशन बन गया। अब देख लेते हैं कि इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती है। इक्वेशन के अंदर ये जो x है इसको बोलते हैं वेरिएबल। इसी तरह ये जो x के साथ है इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल या कोएफिशिएंट ऑफ x। ऑफ x। इसी तरह ये जो टर्म होती है विदाउट वेरिएबल इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो इक्वेशन क्या होती है, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जब इक्वालिटी का साइन लग जाए तो वो एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाता है। अब एक टर्म देख लेते हैं कि डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है, तो मैं डेफिनेशन लिख के और बाद में आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ कि डिग्री होती क्या है और किस तरह से हम इक्वेशन की डिग्री फाइंड करते हैं। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन। डिग्री क्या होती है, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल यानी कि x की हाईएस्ट पावर है क्या। तो फर्ज करें हमारे पास यही एक इक्वेशन है, मैं इसी इक्वेशन को लेता हूं, क्या है 2x - 6 = 0। अब इसकी डिग्री क्या है, तो ये डिसाइड करेगा कि x की हाईएस्ट पावर क्या है। तो आप देखें कि x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री क्या हुई, 1। तो मैं लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हुई, 1 हो गई। अब इसी तरह से मैं फर्ज करें एक इक्वेशन लेता हूँ, मैं कुछ इस तरह से, हाँ, x की 3 माइनस प्लस 2x की 2 माइनस 8x प्लस 7 = 0। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अब देखें इसकी अगर मैं डिग्री फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो उसकी डिग्री क्या कैसे आएगी, हमने देखना है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, लेकिन उससे भी हाईएस्ट क्या है, 2 है, लेकिन उससे भी हाईएस्ट क्या है, 3 है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास आएगी 3। अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब इसकी डिग्री क्या आएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है हमारे पास, अब इसकी डिग्री है 2। तो अब मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का रूट क्या होता है, रूट एक ऐसा नंबर होता है जो इक्वेशन के अंदर पुट कर देने से आंसर हमारे पास 0 आ जाए। फर्ज करें ये देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसका रूट क्या आएगा, इसके अंदर ऐसा कौन सा नंबर मैं पुट करूं कि आंसर मेरे पास 0 आ जाए। तो देख लेते हैं कि वो नंबर है क्या। तो रूट होता क्या है, अगेन सुन लें, कोई एक ऐसा नंबर होता है जो इक्वेशन पे पुट कर देने से वो इक्वेशन 0 बन जाती है, तो उस नंबर को हम कहेंगे वो इक्वेशन का रूट है। तो रूट और डिग्री का तल्लक क्या है आपस में, किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स आएंगे। फर्ज करें इक्वेशन की डिग्री 1 है तो उसका 1 रूट आएगा, इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसका 2 रूट आएंगे, अगर इक्वेशन की डिग्री 3 है तो उसके 3 रूट्स आएंगे, अगर डिग्री 4 है तो 4 रूट्स आएंगे, और इसी तरह अगर इक्वेशन की डिग्री 100 है तो उसके 100 रूट्स आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस रिलेशन का पता चला होगा कि डिग्री और रूट का आपस में क्या ताल्लुक है, जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स आएंगे। तो फर्ज करें मेरे पास ये एक इक्वेशन है, अब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब इसके रूट्स कितने आएंगे, रूट्स भी 1 आएंगे।
रूट्स क्या होता है, इस इक्वेशन के अंदर ऐसा कौन सा नंबर मैं पुट करूं कि आंसर मेरे पास 0 आ जाए। तो सोचें इस इक्वेशन के अंदर मैं कौन सा ऐसा नंबर पुट करूं कि आंसर 0 आ जाए। अगर मैं पुट करूं इस इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू मैं कर दूं 3, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर x3 पुट कर दूं तो मेरे पास आंसर 0 आ सकता है। कैसे? 2 को 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 3 है इस इक्वेशन का रूट है। तो डिग्री क्या थी, डिग्री इसकी 1 थी और रूट इसका क्या है, 1 ही आया, यानी कि 3 है। अब इस 3 के अलावा दुनिया भर का, आई चैलेंज यू, इस 3 के अलावा दुनिया भर का कोई नंबर पुट करके इसमें देख लें, आपके पास आंसर 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई दुनिया का दूसरा नंबर इसका रूट नहीं है। इस इक्वेशन का एक ही रूट था और वो था 3। इसी तरह फ़र्ज़ करें मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं उसको इस तरह से लिख लेता हूँ, इधर ऊपर कर लेता हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, इस इक्वेशन की डिग्री है 2। इधर मैं पहले लिख देता हूँ डिग्री, इस इक्वेशन की डिग्री है 2। इसका मतलब इसके 2 रूट्स आएंगे। 2 रूट्स का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के अंदर 2 ऐसे नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं कि इसके रूट्स क्या हैं। रूट्स कैसे फाइंड आउट होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अगर तो हम x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2, अगर तो हम 3 और 2 इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। और जब 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा 3 और 2 इसके रूट्स हैं। तो अब देखें 3 पुट के करके देख लेते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास। 3 का हमने स्क्वायर लिया, माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ प्लस 6, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये 0 है। अब ये देखें ये 9 आ जाएगा, 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 9 और 6 15 आ जाएगा, प्लस 15 और माइनस 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है 3 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरह जब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 10 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 6। जब 4 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा और 10 जो है वो माइनस 10 से कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है 3 और 2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब 3 और 2 के अलावा दुनिया भर का कोई नंबर, दुनिया का कोई नंबर आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, आपके पास आंसर नहीं आएगा। फ़र्ज़ करें अगर मैं इधर पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू 5 में पुट कर देता हूँ, अगर फ़र्ज़ ही करना ना, इफ़ x इज इक्वल टू 5, तो मेरे पास क्या आ जाता है, 2 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास आ जाता है 4, जो कि 0 के इक्वल है ही नहीं। तो इसका मतलब 3 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है और 5 इसका रूट नहीं है। तो ये थी रूट्स और इक्वेशन। अब एक मैं रिलेशन लिखने लगा हूँ इसके ऊपर, इधर लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर तो हमारे पास डिग्री 1 है, किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, अगर तो डिग्री 1 है, 1 के इक्वल है, तो इस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और अगर डिग्री 2 हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही हमारे चैप्टर का नाम है। अब देखें इस इक्वेशन की डिग्री क्या थी, इस इक्वेशन की डिग्री थी 1, तो इसका मतलब है ये कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इसकी डिग्री 2 है, तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक और बात बताता चलूँ, और अगर डिग्री 3 हो तो उसको कहते हैं
क्यूबिक इक्वेशन। तो आई होप कि आपको डिग्री क्या है, रूट्स क्या है और इनका आपस में तल्लक क्या है और इक्वेशन क्या है, इसकी चीज़ की समझ आई होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो बहुत ही आसान चीज़ है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आपने बड़े गौर के साथ इस लेक्चर को देखना है और अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाएं, नोट करना चाहते हैं तो इसको साथ साथ में नोट करते जाएं। अब देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ये एक ऐसी एक इक्वेशन होती है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 2। इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 होगी, 2 से ज़्यादा नहीं होगी और 2 से छोटी भी नहीं होगी। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम देख लेते हैं। फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो वो कुछ इस तरह से है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब देख लेते हैं, ये जो x है ये तो क्लियर है कि ये वेरिएबल है, लेकिन देख लेते हैं कि a क्या है। तो a को मैं लिखता हूँ, a हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² ऑफ x²। इसी तरह b हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह हमारे पास c क्या है, c कहते हैं कांस्टेंट टर्म को जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। तो अब देख लेते हैं, ये है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी कंडीशन भी है। वो क्या है, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसकी कंडीशन क्या है कि a 0 के इक्वल नहीं है। तो फ़र्ज़ करें अगर हम a को 0 के इक्वल कर देते हैं तो फिर ऐसा कौन सा मसला आ जाता है जिसकी वजह से हमें रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं, जिसकी वजह से हमें बाउंड किया गया है कि a 0 नहीं होना चाहिए। तो उस मसले को देख लेते हैं कि अगर a 0 हो जाता है तो फिर हमारे पास क्या ऐसा रिज़ल्ट आ जाता है कि a 0 नहीं होना चाहिए। तो फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, तो देन क्या चीज़ हमारे पास आएगी, हमारे पास आ जाएगा, हम करेंगे a को 0 पुट कर देने से हमारे पास देखें इधर 0 आ गया, 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे x² के साथ प्लस bx आ जाएगा प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो 0 है ना, ये बड़ा ख़तरनाक नंबर है, इसको दुनिया के किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसको 0 बना देगा। इस 0 को अगर आप 1 अरब के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस 1 अरब को भी 0 बना देगा। तो ये देखें, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस c। अब देखें, इस टर्म को आप देख चुके हैं और ये टर्म है क्या, ये एक लीनियर इक्वेशन है कि अगर जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं और अगर तो उसका a 0 है तो वो तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हम तो स्टडी कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a का 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी और ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, तो जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर a तो 0 नहीं होना चाहिए, ये बात क्लियर होगी, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर b 0 हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है। इफ़ चेक कर लेते हैं, चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। इफ़ b इज़ इक्वल टू 0, b अगर 0 हो गया तो ये ax² तो हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा, और b इधर पुट करने से x हमारे पास क्या आ जाएगा, b को जब x 0 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाता है। तो मैं उसको लिखता नहीं, एज इट इज़ आपको पता है कि हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से टर्म बच जाएगी।
अब देखें, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, आपको इसमें ये चीज़ नज़र आ रही थी जो कि एक लीनियर फैक्टर था, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। लेकिन अब ये वाली इक्वेशन देखें, जब हमने b को 0 पुट कर दिया तो ये वाली टर्म ही ख़त्म होगी, तो अब हमारे पास ये वाली टर्म रह गई। तो इस टर्म को बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर b की वैल्यू 0 हो, उसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने देखा कि a0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a0 हो गया तो ये लीनियर बन जाएगी, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसी तरह अगर b0 हो जाता है तो फिर हमारे पास एक इक्वेशन आती है, वो इस तरह की आती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और देखें, इसके अंदर b वाला एलिमेंट नहीं है, b वाली टर्म नहीं है। इसी तरह हमने देखा कि रूट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब देखें कि अगर हमसे कहा जाए कि रूट्स फाइंड करने हैं, रूट्स क्या होते हैं, एक ऐसे नंबर होते हैं जो इक्वेशन के अंदर पुट कर देने से आंसर हमारे पास 0 आ जाए। हमने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो उसके मेथड हैं, कुछ मेथड्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हाउ टू फाइंड रूट्स, मैं इधर लिख देता हूँ, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन, कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक मेथड है वो है फैक्टराइजेशन, या इसको कहते हैं मिडल टर्म ब्रेकिंग। जो दूसरा हमारे पास मेथड है उसको बोलते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसी तरह जो हमारे पास तीसरा मेथड है वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमारे पास 3 मेथड हैं कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारे पास आगे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि हमने करने हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा क्या गया है, हमसे ये कहा गया है, हमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, और अगर तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसको मेंशन करें कि वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें पहली टर्म उसका पार्ट 1 x + 7 है और x - आई थिंक 3 है = -7 है। अब हमसे कहा गया है कि इस सारे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने। अगर कन्वर्ट करने से हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है? इस तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है, इस x को पहले मैं इस x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसी x को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, अब 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और देन मैं इसी 7 को इस -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, x को जब मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x²। जब मैंने x को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -3x। इसी तरह अब मैंने 7 को मल्टीप्लाई करना है, 7 को जब मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 7x। और इसी तरह जब मैंने 7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया -21 = -7। अब देखें ये मेरे पास आ जाएगा x² आ जाएगा। इसी तरह ये देखें, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, इसका मतलब है 7 में से -3x निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा +4x। इसी तरह इस -7 को इक्वेशन की इस तरफ लेके आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +7 बन जाएगा ये। अब देखें कि हमारे पास क्या आंसर आ जाए, 4x ये -14 = 0।
अब देखें इसके इस इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू 4 है, यानी कि b इस इक्वेशन के अंदर है। इसका मतलब ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 4 करेंगे, जो कि हम हमारे पास कुछ इस तरह से है। पार्ट नंबर 4 है क्या, x + 4 है ओवर x - 2 है, माइनस x - 2 है ओवर x है और +4 = 0 है। अब इस वाली इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम इस टर्म की फ्रैक्शंस को ख़त्म करेंगे क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। तो फ्रैक्शंस ख़त्म कैसे होती हैं मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 5 को ख़त्म करूँ, तो 5 को कैसे ख़त्म किया जा सकता है कि अगर मैं दोनों तरफ से 5 को मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये ख़त्म हो सकता है, क्योंकि जब मैंने दोनों साइड पे 5 को मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन मेरे पास बैलेंस ही रहेगी, इक्वेशन मेरे पास डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। तो अब देखें ये 5 के साथ कट हो जाएगा, ये मेरे पास 2x हो जाएगा और ये मेरे पास इधर 10 कर लें आसानी के लिए क्योंकि हम तो समझ नहीं चाह रहे हैं, 50 आ जाएगा और ये मेरे पास 2x - 50 = 0। तो मेरे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसी तरह से इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम इस टर्म को और इस टर्म को ख़त्म करेंगे। तो कैसे ख़त्म करेंगे, x - 2 और x को दोनों तरफ इक्वेशन के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई x × x - 2 बोथ साइड। अच्छा, ये वाले टर्म जब इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगी तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी। लेकिन इक्वेशन की दूसरी तरफ जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 0 आता है। तो कैसे इस इक्वेशन को आगे क्वेश्चन को प्रोसीड किया जा सकता है, -2 x + 4 और x - 2। इसी तरह x है x - 2 x - 2 ओवर x + 4 x - 2। अब ये देखें x और x - 2 को मैंने जब मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो मेरे पास आंसर 0 आ गया। अब ये देखें कि ये और ये कट हो जाएंगे, इसी तरह x और x कट हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं कि ये क्या चीज़ बनेगी। तो x बच गया, x + 4 बच गया, इसी तरह x - 2 है और x - 2 है प्लस 4x है, x - 2 है = 0। अब देखें ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा x² + 4x। अब देखें वही चीज़ ये वाली चीज़ आ जाएगी कि पहले ये वाला जो x है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ, फिर ये -2 इसके साथ और फिर -2 इसके साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करना है कैसे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास बाहर ये है x² है -4x है प्लस 4, इस तरह से हमारे पास चीज़ आ जाएगी +4। ये देखें x² हो जाएगा, जब मैंने 4x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4x हो गया, और जब मैंने 4x को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -8x हो गया। अब देखें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² + 4x। ये माइनस को मैंने इन ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मेरे पास आ गया -x² + 4x -4 + 4x² -8x। अब देखें इस इक्वेशन के अंदर तो ये जो है ये x² -x के साथ कट हो जाएगा, और ये देखें ये और ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है, इधर ऊपर लिख देता हूँ 8x आ जाता है, और ये मेरे पास है -8 है। तो इसका मतलब ये भी कट हो गए, तो हमारे पास रह क्या गया, हमारे पास कुछ इस तरह से बचा एक एक्सप्रेशन जो कुछ इस तरह से है -4, इस तरह का एक्सप्रेशन बच गया। और दूसरी तरफ क्या है, इक्वालिटी का = 0, इसका मतलब ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब देखें इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 जब मैंने कॉमन लिया तो x² -1 आ गया = 0। अब 4 को मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास क्या बच गया
ये तो कट हो गया, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि बी वाली जो टर्म है वो 0 है, तो इसका मतलब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने मेंशन कर दिया, कंफर्म कर, इधर कंफर्मेशन इसकी कर दी कि ये कौन सी है, प्योर क्वाड्रेटिक है। इसी तरह इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर करते हैं 6, उससे आपको एक मज़ीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, जस्ट हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो पार्ट नंबर 6 है x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। मैं चेक कर लेता हूँ क्या मैंने सही लिखा है। तो यस, ये मैंने इक्वेशन ठीक लिखी है। अब देखें, मुझे ये वाली टर्म भी नहीं चाहिए, ये वाली टर्म भी नहीं चाहिए, और अब मुझे ये वाली टर्म भी नहीं चाहिए, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और 12 बोथ साइड। अब मैं शायद पूरे स्टेप्स ना करूं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब देखें, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं इधर लिख देता हूँ x प्लस 2 x प्लस 3। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसको, x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी तरह 12 है, x प्लस 2 है और x प्लस 3 है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 3। अब इसी तरह इस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 12 x प्लस 2 है और x प्लस 3 है, 25 ओवर 12 है। तो अब देखें कि ये जो x प्लस 2 है ये इसके साथ कट हो जाएगा, ये वाला इससे कट हो जाएगा और ये वाला 12 इसके साथ कट हो जाएगा। तो बाकी मेरे पास रह क्या जाता है, मेरे पास कुछ इस तरह से टर्म बच जाएगी, 12 x प्लस 3 एंड x प्लस 1। अब यहाँ से क्या बच जाता है मेरे पास, 12 x प्लस 2 और x प्लस 2। इसी तरह से इक्वेशन की इस तरफ हमारे पास क्या रह जाता है, तो मेरे पास रह जाएगा 25 x प्लस 2। इस 25 को मैं इधर लिख लेता हूँ, x प्लस 3। अब देखें, इनको मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, प्लस 4x आ जाएगा प्लस 3। इसी तरह से मैं जब इनको सॉल्व करूँगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसी तरह से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, 25x नहीं सॉरी हाँ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब मैंने जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा, अब मैंने 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 12x के प्लस 48x प्लस 36। इसी तरह 12x के प्लस 48x प्लस 48। इसी तरह से 25 को 25x के प्लस ये बन जाएगा आई थिंक 125x प्लस 150। ठीक है, तो अब देखें कि ये वाला और ये वाला हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है 24 बन जाता है। तो मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 24x स्क्वायर और ये देखें ये वाला और ये वाला हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है प्लस 96x प्लस, और ये मेरे पास आ जाता है 48 और 36 84, हाँ 84 आ जाएगा। और इस तरफ से हमारे पास क्या है, 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 50। अब देखें, मैं इस तरफ इक्वेशन के इस तरफ मैं ज़ीरो कर देता हूँ और जितनी भी यहाँ की वैल्यू है उस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, और ये जो वैल्यू हैं उस तरफ जाके क्या हो जाएंगी, नेगेटिव की हो जाएंगी। तो ये देखें 25x स्क्वायर है, तो ये जब -24x स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
इसी तरह ये प्लस 125 है, x है, और माइनस कर देंगे 96। इसी तरह से 150 है और माइनस कर देंगे 84। अब ये देखें, मैं इसको इस तरह से कुछ लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा x² आ जाएगा। तो ये मेरे पास 125x में से माइनस 96x को जब ख़त्म माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 29x। और जब मैं 150 में से माइनस 84 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 66। और ये वाला ज़ीरो मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया एक आंसर। तो ये देखें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। बाकी इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप सब खुद ट्राई कर सकते हैं, आपसे हो जाएंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको कोई गलती नहीं लगेगी। किसी भी किस्म की इन क्वेश्चन के अंदर अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। अगर तो आपको ये लेक्चर समझ आया तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो आप इसको डिसलाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।